आखिरकार डैन कूपर तो नहीं मिला, लेकिन उसी के अंदाज में 7 महीने के भीतर और भी कई सारी हाईजैकिंग हुई और सभी की सभी हाईजैकिंग डैन कूपर यानी डीबी कूपर के स्टाइल में ही हुई थी। दिनांक 24 दिसंबर सन 1971 को एवरेट होल्ट नामक एक शख्स ने मिनियापोलिस से शिकागो के लिए उड़ान भरने के बाद नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट 734 को हाईजैक कर लिया और $3 लाख और 2 पैराशूट की मांग की। डैन कूपर की ही तरह एक बार फिरौती की रकम मिलने के बाद उसने सभी यात्रियों को विमान से उतरने दिया। जब वह फिरौती की रकम गिनने में व्यस्त था, तभी पुलिस ने उसे घेर लिया, लेकिन होल्ट ने भी भागने की कोशिश न करके शांतिपूर्वक अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन मई 1975 में आरोपों को खारिज किए जाने से पहले ही कुछ हेल्थ इश्यू के कारण होल्ट को एक मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। दिनांक 12 जनवरी सन 1972 को 22 वर्षीय नौजवान बिली यूजीन हर्स्ट ने ह्यूस्टन से डलास जाते समय ब्रैनिफ फ्लाइट 38 का अपहरण कर लिया। डलास में विमान के लैंड करने के बाद हर्स्ट ने यात्रियों को सही सलामत जाने दिया, लेकिन 4 एयर होस्टेस और 3 फ्लाइट क्रू मेंबर को बंधक बना लिया। उसने फिरौती में $1 मिलियन के साथ साथ पैराशूट, एक रस्सी और एक शिकारी के जूते की मांग की। फिर बिली हर्स्ट ने पायलट से दक्षिण अमेरिका के लिए उड़ान भरने की मांग की, जबकि एयरलाइन पूरी फिरौती की रकम इकट्ठा करने के लिए संघर्ष कर रही थी। लेकिन उसी वक्त हर्स्ट के दोस्त घटनास्थल पर पहुंचे और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए राजी किया। सन 1973 में हर्स्ट को विमान हाईजैक का दोषी ठहराया गया और 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई। अब ठीक उसके 1 महीने बाद यानी दिनांक 20 जनवरी सन 1972 को बोस्टन के एक सेना के दिग्गज रिचर्ड चार्ल्स लपॉइंट ने लास वेगास के मैककार्न अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ह्यूजेस एयरवेस्ट फ्लाइट 800 में एंट्री ली और जब DC-9 टैक्सीवे पर था, तभी उसने दावा किया कि उसके पास एक बम है और उसने $50,000, 2 पैराशूट और एक हेलमेट की मांग की। प्लेन में सवार कुल 51 यात्रियों और 2 फ्लाइट अटेंडेंट को रिहा करने के बाद उसने विमान को डेनवर पूर्व की ओर जाने का आदेश दिया और फिर उत्तर पूर्वी कोलोराडो के जंगलों के बीच मैदानों में डैन कूपर की तरह विमान से कूद गया। लेकिन अधिकारियों ने लोकेटर से लैस पैराशूट और बर्फ और कीचड़ में उसके पैरों के निशानों को ट्रैक करते हुए उसे कुछ घंटों के भीतर पकड़ लिया। जब न्यायाधीश ने रिचर्ड चार्ल्स लपॉइंट को 40 साल की जेल की सजा सुनाई, तो उसने कहा कि यह वियतनाम युद्ध के कारण किया गया कोई कृत्य नहीं था, बल्कि यह कृत्य कुछ हद तक मैंने सोच समझकर किया था। पुलिस द्वारा उसके घर की तलाशी लेने पर उसके कमरे में डीबी कूपर से संबंधित कुछ दस्तावेज भी मिले। इससे यही सिद्ध होता है कि उसने ये सब डैन कूपर से प्रेरित होकर ही किया था। दिनांक 26 जनवरी सन 1972 को मर्लिन सेंट जॉर्ज ने न्यूयॉर्क के अल्बानी से न्यूयॉर्क शहर के लिए मोहॉक एयरलाइंस की उड़ान पर कब्जा करके मेरे पास एक बम और पिस्तौल से लैस होने का दावा करते हुए प्लेन के क्रू मेंबर और पैसेंजरों को धमकाने लगा, जो कि बाद में वो सब नकली निकला। सेंट जॉर्ज ने $2 लाख और 2 पैराशूट की मांग की, लेकिन तभी पता नहीं क्यों सेंट जॉर्ज ने अपना आपा खो दिया और विमान से पैराशूट से उतरने के बजाय न्यूयॉर्क के पाकीप्सी हवाई अड्डे पर उसके लिए एक कार तैयार करने की मांग की। लेकिन उसे एक FBI एजेंट ने गोली मारकर मार डाला, क्योंकि उसने एक एयर होस्टेस के साथ कार में भागने का प्रयास किया था, जिसे उसने अपनी सेफ्टी के लिए बंधक बना लिया था। 7 अप्रैल सन 1972 को
रिचर्ड मैककॉय जूनियर ने सबसे प्रसिद्ध कॉपीकैट हाईजैकिंग कांड किया, जो इत्तेफाक से डैन कूपर की शक्ल जैसा दिखता भी था। वह कोलोराडो के डेनवर जाने वाली यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 855 के बोइंग 727 में सवार हुआ और बाद में एक हैंड ग्रेनेड और एक अनलोडेड हैंडगन जैसा दिखने वाला पेपरवेट दिखाते हुए उसने 4 पैराशूट और $5 लाख की मांग की। सैन फ्रांसिस्को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पैसे और पैराशूट की डिलीवरी मिलने के बाद मैककॉय ने विमान को वापस आकाश में उड़ाने का आदेश दिया और प्रोवो यूटा के ऊपर से पैसा और पैराशूट लेकर जंप कर दिया। लेकिन उसने अपने हैंड रिटन नोट्स और एक पेपर पर अपने उंगलियों के निशान छोड़ गया, जिसे वह प्लेन में पढ़ रहा था, जिनकी मदद से उसे दिनांक 9 अप्रैल को फिरौती की नकदी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और ट्रायल एंड कन्विक्शन के बाद उसे 45 साल की सजा मिली। लेकिन 2 साल बाद ही वह अपने कई साथियों के साथ फेडरल करेक्शनल इंस्टीट्यूशन लुइसबर्ग की जेल से भाग निकला। लेकिन 3 महीने बाद उसे वर्जीनिया बीच के किनारे ट्रैक किए जाने पर उसे भी FBI एजेंटों के साथ गोलीबारी में मार दिया गया, जिस तरह मर्लिन सेंट जॉर्ज को मारा गया था। दिनांक 10 अप्रैल सन 1972 को स्टैनफोर्ड से ग्रेजुएट करने वाले और टैक्सी कैब ड्राइवर के रूप में काम करने वाले स्टेनली स्पेक ने ऑकलैंड कैलिफोर्निया से सैन डिएगो कैलिफोर्निया जाने वाले पैसिफिक साउथवेस्ट एयरलाइंस के विमान को हाईजैक कर लिया। स्पेक ने हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल से लैस होने का दावा करते हुए $5 लाख और 2 पैराशूट की मांग की, लेकिन स्पेक को सैन डिएगो में FBI द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में पता चला कि हाईजैकिंग के दौरान स्पेक पूरी तरह से निहत्था था। उसके पास किसी भी प्रकार का कोई भी वेपन नहीं था। 5 मई सन 1972 को फ्रेडरिक विलियम हानेमन ने एलेनटाउन पेंसिल्वेनिया से मियामी फ्लोरिडा जा रही ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट 175 को रास्ते में ही हाईजैक कर लिया। वैसे तो हैनीमैन के पास फिरौती की कई सारी डिमांड थीं, जिनमें $3,03,000, 6 पैराशूट, 2 बुश चाकू, 2 जंप सूट और सिगरेट शामिल थे। वो न्यू ऑरलियंस लुइसियाना में ईंधन भरने के दौरान $3,03,000 की जबरन वसूली करने के बाद अपने मूल स्थान होंडुरास के ऊपर विमान में से पैराशूट से छलांग लगा दी। FBI और होंडुरन पुलिस द्वारा बहुत तलाश की गई और उसके सिर पर $25,000 के इनाम के बावजूद हैनीमैन 28 दिनों तक भागता रहा और आखिरकार थक हार कर टेगुसिगल्पा में अमेरिकी दूतावास के सामने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। उसे विमान हाईजैकिंग और जबरन वसूली के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दिनांक 2 जून सन 1972 को 22 वर्षीय पूर्व आर्मी पैराट्रूपर और वियतनाम युद्ध के दिग्गज रॉब हेडी ने रेनो से सैन फ्रांसिस्को जाने वाली यूनाइटेड एयरलाइंस की फ्लाइट 239 को हाईजैक कर लिया। वो अपना खुद का पैराशूट ले जाने और मॉडल 357 रिवॉल्वर का इस्तेमाल करते हुए उसने $2,000 के फिरौती की रकम मांगी, क्योंकि ये अपहरण रात में हुआ था जब सभी बैंक बंद थे। इसलिए FBI एजेंटों को रेनो के 2 स्थानीय कैसीनो से फिरौती की रकम मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा और जब उसे फिरौती की रकम मिल गई तो हेडी ने पायलटों को एक बहुत ही स्पेसिफिक फ्लाइट पाथ पर से विमान उड़ाने को कहा। हालांकि पायलट ने समझदारी दिखाते हुए जानबूझकर उड़ान पथ को आधा डिग्री तक बदल दिया, जिससे कूदने के दौरान हेडी अपने ड्रॉप जोन से चूक गया और अगली ही सुबह हेडी को पकड़ लिया गया और 30 सितंबर सन 1972 में हेडी को विमान हाईजैकिंग के लिए कोर्ट ने उसे दोषी करार देकर 30 साल की सजा सुनाकर फेडरल जेल भेज दिया गया। बेरोजगार सर्विस स्टेशन अटेंडेंट मार्टिन मैकनेली ने दिनांक 23 जून सन 1972 को
सेंट लुइस मिसौरी से तुलसा ओक्लाहोमा जा रही अमेरिकन एयरलाइंस 727 को हाईजैक करने के लिए एक सब मशीन गन का इस्तेमाल किया और फिर विमान को ईस्टवर्ड से इंडियाना की ओर मोड़कर $5 लाख की फिरौती को लेकर डैन कूपर की ही तरफ फरार हो गया। आगे चलकर साल 2020 के एक पॉडकास्ट रेट्रोस्पेक्टिव में दिए अपने एक इंटरव्यू के दौरान मैकनेली ने कहा कि वह इस हाईजैकिंग के लिए डैन कूपर से प्रेरित था। 30 जून सन 1972 को डैनियल बर्नार्ड कैरे नामक एक हाईजैकर ने सिएटल वॉशिंगटन से पोर्टलैंड ओरेगन के लिए ह्यूग्स एयर वेस्ट फ्लाइट को हाईजैक करने का प्रयास किया और यह दावा किया कि उसके पास चाकू है। उसने $50,000 और पैराशूट की मांग की, लेकिन पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर उतरते ही डैनियल कैरे को अमेरिकी मार्शलों ने धर दबोचा और अनिश्चित काल के लिए उसे साइकियाट्रिक हॉस्पिटल भेज दिया गया। शायद ये हाईजैकर मानसिक रूप से बीमार था। दिनांक 6 जुलाई सन 1972 को एक 21 वर्षीय फ्रांसिस गुडेल ने ऑकलैंड से सैक्रामेंटो जाने वाले पैसिफिक साउथवेस्ट एयरलाइंस के विमान को हाईजैक कर लिया। उस समय फ्रांसिस गुडेल के पास 2 पिस्तौलें थीं और उसने फिरौती में $4,55,000, एक पैराशूट और स्काई डाइविंग के लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल बुक की डिमांड की। वियतनाम युद्ध के दौरान अपने अनुभवों के कारण वह PTSD यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से पीड़ित था और उसने दावा किया कि वह युद्ध के समय अपने द्वारा किए गए अपराधों से खुद को मुक्त करने के लिए दक्षिण पूर्व एशिया के गरीब बच्चों को पैसे देना चाहता था, लेकिन वो अपने मिशन में सफल नहीं हो पाया क्योंकि उसी के साथ एक ऑफ ड्यूटी हाईवे पेट्रोलमैन ने एक यात्री के रूप में यात्रा करते हुए गुडेल को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी कर लिया और गुडेल को इस हवाई हाईजैकिंग के लिए 30 साल की सजा सुनाई जाएगी। बात 13 जुलाई सन 1972 की है, जब फिलाडेल्फिया से न्यूयॉर्क जाने वाली नेशनल एयरलाइंस की प्लेन को 34 वर्षीय माइकल स्टैनली ग्रीन और उसकी 24 वर्षीय साथी लुल्सेड टेस्फा, इन दोनों ने साथ मिलकर हाईजैक कर लिया था। माइकल ग्रीन और लुल्सेगेड टेस्फा ये दोनों हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक इथियोपियाई छात्र थे जिन्होंने वॉशिंगटन DC में रूममेट्स के रूप में एक साथ रहते हुए ये योजना बनाई थी। उन दोनों ने विमान को न्यूयॉर्क के पास पहुंचते ही उसका हाईजैक शुरू कर दिया और विमान को फिलाडेल्फिया वापस लाने की मांग की, जहां उन्होंने $6 लाख और 3 पैराशूट की मांग की। सरकार द्वारा उनकी सभी डिमांड को मानकर फिरौती की मांग को पूरा करने में 6 घंटे से अधिक तक का समय लगा, जिससे प्लेन की बिजली भी चली गई और विमान में सवार सभी यात्रियों का गर्मी के मारे बुरा हाल हो रहा था। उन्हें फिरौती की रकम मिलने के बाद यात्रियों को तो छोड़ दिया गया, लेकिन दोनों ने 4 एयर होस्टेस और विमान के सभी पायलटों को बंधक बना लिया। और जब विमान टेक्सास के लेक जैक्सन में एक छोटी सी हवाई पट्टी पर उतरा तो ग्रीन और टेस्फा कुछ ही देर बाद अपने हाथ ऊपर करके बोइंग 727 की पिछली सीढ़ियों से बाहर निकले और एयरपोर्ट के रनवे पर खड़ी FBI एजेंटों के सामने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। बाद में ग्रीन को 50 साल की जेल की सजा और टेस्फा को 60 साल की सजा सुनाई गई, लेकिन जहां ग्रीन को साल 1984 में और टेस्फा को साल 1982 में रिहा कर दिया गया। पांच सितंबर सन 1972 को 39 वर्षीय मेलविन M. फिशर, जो ओक्लाहोमा का एक बेरोजगार चित्रकार और पूर्व बूटलेगर था, जिसने ओक्लाहोमा सिटी से डलास जाने वाली अमेरिकन एयरलाइंस की 727 प्लेन को हाईजैक कर लिया। फिशर ने उसके एवज में $5,50,000 और एक पैराशूट की मांग की। हालांकि मूल रूप से प्लेन को डल्लास में उतरने के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन खराब मौसम ने विमान को वापस ओक्लाहोमा सिटी लौटने के लिए मजबूर कर दिया।
जहां फिशर को उसकी फिरौती के सिर्फ $2 लाख ही मिले। फिर भी वो इस राशि से सैटिस्फाई होकर उसने 51 यात्रियों सहित 3 एयर होस्टेस को भी रिहा कर दिया और एक एयर होस्टेस और उड़ान चालक दल के 3 सदस्यों को बंधक बनाकर रखा। और फिर उसने विमान को ओक्लाहोमा सिटी के आसमान में ही चक्कर लगाने का आदेश दिया। उस प्लेन में पिछली सीढ़ियां नीचे होने और पैराशूट पहने होने के कारण फिशर अपनी छलांग के लिए कोई प्रॉपर लैंडमार्क नहीं खोज पाए और छलांग लगाने के लिए उनका साहस टूट गया, जिसके बाद उन्होंने चालक दल के सामने अपना आत्मसमर्पण करके उनसे कहा कि मैं मरना नहीं चाहता, और तब उसे भी अरेस्ट करके सितंबर 1972 में एक मुकदमे के बाद फिशर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन आपके भी मन में एक सवाल तो जरूर चुल मचा रहा होगा कि आखिर इतनी सारी प्लेन हाईजैकिंग और हर एक हाईजैकिंग में सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम डैन कूपर उर्फ डीबी कूपर, तो आखिरकार ये डीबी कूपर था कौन? इसने ऐसा क्या किया था कि उसका नाम सभी प्लेन हाईजैकिंग में आ रहा है? तो आइए चलिए जान लेते हैं।